नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है मूल अधिकार, जिसे अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। चलिए इसके अर्थ या अभिप्राय के बारे में जान लेते हैं कि मूल अधिकारों का क्या अभिप्राय है। मूल अधिकार मुख्यतः राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, इसलिए मूल अधिकारों को भाग 3 अनुच्छेद 12 से शुरू होता है, जिसमें राज्य को निम्नलिखित रूप में उल्लेखित किया गया है। सबसे पहला है संघीय सरकार, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। दूसरा है राज्यों की सरकार, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या दूसरे और किसी स्टेट की सरकार आदि। तीसरा है स्थानीय सरकार, नगर पालिकाएँ, पंचायत, इस तरीके से। और चौथा है इसके अलावा जो राज्य की अनेक एजेंसियां या उपकरण को भी राज्य के दायरे में शामिल किया गया है, जैसे कि एम्स, डीयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएसएनएल, एयर इंडिया आदि ये राज्य के उपकरण हैं, तो ये भी राज्य ही कहलाते हैं। अब आ जाते हैं कि है ना, मूल अधिकार देने के कारण क्या क्या थे। मतलब ऐसा क्या हुआ कि कारण ये देने ही पड़े मूल अधिकार। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि 1991 के उदारीकरण के बाद राज्य के कार्य सीमित हो रहे थे और शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों का प्रभावी प्रवेश हो चुका था। इसलिए व्यक्तियों के अधिकार भी सीमित हो गए थे। इसलिए यह मांग की जा रही थी कि वे निजी कंपनियां जो सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं, उन्हें भी राज्य के दायरे में शामिल किया जाए। यदि राज्य के द्वारा निर्मित विधि से मूल अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जाए अथवा सीमित करने का प्रयास किया जाए, तो इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। यह भारतीय अनुच्छेद 13(2) में लिखा गया है। यदि किसी संविधान निर्माण के पूर्व या पूर्व संवैधानिक विधियां मूल अधिकार के विरुद्ध हैं, तो पूर्व संवैधानिक विधियां मूल अधिकारों के द्वारा आच्छादित यानी कि ढक ली जाएंगी। भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 मूल अधिकारों के उल्लंघन के बाद व्यक्ति को सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रवेश का अधिकार देता है। इसलिए अनुच्छेद 32 में प्रदान किए गए अधिकार को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय व आत्मा कहा गया, क्योंकि यह अधिकार भी है और अन्य अधिकारों को प्रदान करने का साधन या माध्यम भी। अब आ जाते हैं इनके संवैधानिक उपचारों पर, जिसमें सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है अपना शरीर प्राप्त करना। इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति की वैधानिकता की जांच करता है और अवैधानिक रूप में बंदी व्यक्तियों को रिहा करने का आदेश देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग राज्य के विरुद्ध भी हो सकता है तथा किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकता है। यदि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दंडित कर दिया है, तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग नहीं हो सकता। निवारक नज़रबंदी में बंदी बनाए गए व्यक्तियों को के लिए भी बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब आ जाते हैं परमादेश पर। परमादेश शब्द का शाब्दिक अर्थ है एक उच्चतर अधिकारी के द्वारा अपने निम्नतम या कनिष्ठ अधिकारी को आदेश प्रदान करना। यह आदेश किसी सरकारी पद अथवा सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों के लिए ही दिया जा सकता है। निजी पद या प्राइवेट व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश नहीं दिया जा सकता। अब आ जाते हैं अधिकार पृच्छता व क्वो वारंटो, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसका शाब्दिक अभिप्राय है किस हैसियत से। उच्चतम न्यायालय किसी सरकारी या सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के या पदाधिकारी के वैधता का परीक्षण कर सकता है। अवैध रूप में सार्वजनिक पद या सरकारी पद नियंत्रित करने वाली पदाधिकारियों को पद से हटाने का आदेश दे सकता है। अधिकार परीक्षा का प्रयोग निजी पद पर बैठे पदाधिकारियों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, जिसमें सबसे नीचे होते हैं, जैसे एक स्ट्रक्चर में बताना चाहूँ। सबसे नीचे जनपद न्यायालय, फिर होता है उच्च न्यायालय, फिर होता है उससे ऊपर उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। जनपद आईपीसी पर कार्य करती है, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। अब आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जिसे भारतीय दंड संहिता, जिसको पूर्ण रूप से कहा जाए, किसी भी अपराध पर दंड कितना देना है, ये सब कुछ यहीं से तय होता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जनपद न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशों या आदेश। इसमें सबसे पहले है प्रतिषेध या मना करना। उच्चतम न्यायालय के द्वारा जनपद न्यायालय को
किसी मामले की सुनवाई करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है, क्योंकि जनपद न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहा है। प्रतिषेध उच्चतम न्यायालय जनपद न्यायालय को उस दौरान प्रदान करता है जब जनपद न्यायालय में मामला लंबित हो। इसलिए प्रतिषेध किसी मामले के पूर्ववर्ती चरण में दिया जाता है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे वाले पर, जो कि है उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ है कि प्रमाणित करना। यदि जनपद न्यायालय किसी मामले या मुकदमे की सुनवाई करते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करे तो कोई व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकता है। जनपद न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के पश्चात उत्प्रेक्षण का प्रयोग होता है। इसलिए उत्प्रेक्षण किसी मामले के उत्तरवर्ती चरण के लिए किया जाता है। उच्चतम न्यायालय इस मामले को मंगाकर जनपद न्यायालय को एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार एक निश्चित सुनवाई का निर्देश देगा अथवा स्वयं उस मामले का निस्तारण कर देगा। अब आ जाते हैं मूल अधिकारों के रक्षा की परंपरागत प्रक्रिया पर। परंपरागत रूप में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए वादी प्रतिवादी प्रक्रिया या एडवर्सल सिस्टम ऑफ जस्टिस को, जो ब्रिटिश न्याय प्रणाली पर आधारित है और जिसके अनुसार वही व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आ सकता है जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। इस परंपरागत प्रक्रिया की निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हुई, उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे पहली थी, भारत जैसे देश में वंचित वर्गों को अधिकारों का ज्ञान नहीं था। दूसरा, अधिकारों की रक्षा अत्यधिक खर्चीली हो गई थी। तीसरा, वादी प्रतिवादी प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और औपचारिक है, जिससे यह प्रतीत होने लगा कि आम लोग अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते तथा प्रक्रिया महत्वपूर्ण बन गई और मूल अधिकार गौण रह गए, या कहा जाए मूल अधिकार गौण हो गए। अब आ जाते हैं मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की परिवर्तित प्रक्रिया। सबसे पहले उसमें आ जाते हैं 1980 के दशक में उच्चतम न्यायालय ने वादी प्रतिवादी प्रक्रिया को परिवर्तित करते हुए पहली बार उच्चतम न्यायालय ने किसी तीसरे व्यक्ति को या कि समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष आने का अधिकार दे दिया, जिसे लोकप्रिय रूप में जनहित याचिका कहा जाता है। इसलिए जनहित याचिका को सामाजिक हित याचिका का भी नाम दिया गया, जिसके द्वारा बच्चों, महिलाओं और अनुसूचित जातियों जनजातियों की रक्षा का अधिकार का प्रयास किया गया। उच्चतम न्यायालय ने अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतः संज्ञान से कार्य किया और समाचार पत्र की रिपोर्ट अथवा पोस्टकार्ड को भी याचिका मान लिया गया। अतः उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रक्रिया को लचीला बना दिया तथा मूल अधिकारों का व्यापक विस्तार किया गया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ही मूल अधिकारों का संरक्षक है। अब आ जाते हैं कि मूल अधिकारों के प्रकार क्या क्या है। सबसे पहले समानता का अधिकार, इसके बारे में जान लेते हैं। विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे अथवा सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि लागू होगी, चाहे व्यक्ति की प्रतिष्ठा, हैसियत या पद कुछ भी क्यों न हो। यह विचार ब्रिटेन की विधि से लिया गया है और नकारात्मक है, क्योंकि सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। अनुच्छेद 14, ये मतलब भारतीय अनुच्छेद 14 में दिया गया है। दूसरा मूल अधिकार है विधि का समान संरक्षण। यह अमेरिकी विधि से लिया गया विचार है, जो सकारात्मक है, क्योंकि इसके अंतर्गत वंचित वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए पृथक विधियों का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए समानता का आशय समान परिस्थितियों में समान व्यवहार है। अतः समानता के अंतर्गत तार्किक भेदभाव किया जा सकता है, जिसकी जांच न्यायपालिका करती है। अब आ जाते हैं निम्नलिखित आधारों पर भेदभाव तार्किक हो सकता है, जिसमें सबसे पहला है भौगोलिक आधार पर, दूसरा है व्यवसाय के आधार पर, तीसरा है सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर। विधि के समक्ष समानता के अपवाद। संविधान में राष्ट्रपति व राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत से छूट दी गई है। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 में दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति कार्य करते हैं व्यक्तिगत या सार्वजनिक। जैसे व्यक्तिगत में मकान हड़प लिया गया हो या पड़ोसी को गोली मार दी गई हो। सार्वजनिक में देखा जाए तो मृत्युदंड के लिए हस्ताक्षर वगैरह। आपराधिक मामलों में राज्यपाल या राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के द्वारा किए गए किसी भी व्यक्तिगत कार्यों के लिए किसी आपराधिक मामले में
किसी भी न्यायालय के समक्ष न तो कोई मुकदमा चलाया जाएगा न जारी रहेगा। इनके विरुद्ध किसी सार्वजनिक दायित्व के लिए राष्ट्रपति न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। किसी व्यक्तिगत और सिविल मामले में राष्ट्रपति के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष कोई वाद नहीं लाया जा सकता। 2 महीने पहले केस के लिए पत्र व कारण बताना आवश्यक है। कूटनीतिक परंपराओं के आधार पर विदेशी राजदूतों को किसी भी देश के घरेलू कानून से छूट दी जाती है, क्योंकि उन्हें अन्य देशों की विधि की जानकारी नहीं होती। अब आ जाते हैं सामाजिक समानता पर। राज्य के द्वारा केवल नागरिकों के साथ जाति, धर्म, प्रजाति या मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अथवा इनमें से किसी एक पर भेदभाव नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं अगला। अनुच्छेद 15(2) में यह उल्लिखित है कि राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश या प्रजाति, केवल मूल वंश के आधार पर निम्नलिखित स्थानों में उपयोग या प्रवेश पर किसी प्रकार की प्रतिबंध या अयोग्यता नहीं होगी। इसमें सबसे पहला है दुकान, होटल, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान जैसे कि पीवीआर या मॉल वगैरह। दूसरा है कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक रिजोर्ट। कुएं की बात की जाए तो जो सार्वजनिक उपयोग के लिए हो अथवा आंशिक एवं पूर्ण रूप में सार्वजनिक या सरकारी वित्त से संचालित हो। अब आ जाते हैं सामाजिक समानता के अपवादों पर। बच्चों एवं महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य के द्वारा विशेष उपाय किए जाएंगे। यह अनुच्छेद 15 खंड 3 में लिखा गया है। चंपकदुरई राजनवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को अप्रभावी बनाने के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, जिसमें ये उल्लिखित था कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के उत्थान के लिए राज्य के द्वारा विशेष उपाय किए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय के द्वारा इनामदारवाद में ये कहा गया कि निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान असंवैधानिक है। इसके बाद तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह की पहल पर संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया और एक नवीन अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। ये 93वां संशोधन था, जिसमें ये उल्लिखित है कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं जैसे आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एवं निजी शैक्षणिक संस्थाएं जैसे एमईटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि सरकार से वित्त प्राप्त करती हो या न करे, में सामाजिक व शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा, लेकिन यह आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए लागू नहीं होगा। अब आ जाते हैं सरकारी सेवाओं में समानता। राज्य के अंतर्गत सेवाओं में नियुक्ति एवं रोजगार में नागरिकों को अवसर की समानता दी जाएगी। यह आर्टिकल 16(1) में लिखा गया है। राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में नागरिकों के साथ केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, उद्भव, इस आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी सेवाओं में समानता के अपवाद के बारे में जान लेते हैं। अब राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में किसी राज्य के द्वारा स्थानीय निवासियों को सेवाओं के किन्हीं वर्गों के लिए विशेष वरीयता दी जा सकती है, जिसके लिए विधि निर्माण का अधिकार संसद को है। अतः संविधान में क्षेत्रवाद का आधार अंतर्निहित है, जिसे भूमिपुत्र कहा जाता है। सरकारी सेवाओं में आरक्षण राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में नागरिकों के किन्हीं पिछड़ी वर्गों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा यदि राज्य की दृष्टि में इन वर्गों का सेवाओं में प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। संविधान के अनुच्छेद 340 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति के द्वारा सामाजिक व शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इसी के अनुसार जनता पार्टी सरकार ने बिंदेश्वर मंडल प्रसाद मंडल बीपी मंडल आयोग का गठन किया था। अब आ जाते हैं पिछड़े वर्ग का आशय क्या है, मतलब जो हम बात कर रहे हैं ये पिछड़े वर्ग का आशय है तो है क्या। उच्चतम न्यायालय ने 1992 के प्रसिद्ध इंदिरा साहनी वाद में, वाद यानी कि केस, मतलब आप अगर मतलब पूरा वो नहीं जान पा रहे हैं तो वाद का मतलब होता है केस इंग्लिश में।
इंदिरा साहनीवाद में यह स्वीकार कर लिया कि पिछड़ी जाति के लोग ही पिछड़े वर्ग में शामिल हैं, परंतु न्यायालय ने यह भी माना कि पिछड़ी जाति के सभी लोग पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं हैं, बल्कि वे क्रीमी लेयर में शामिल किया जा सकता है, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और यह उल्लेखनीय है कि क्रीमी लेयर के मानक के निर्धारण के लिए राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग के गठन को भी निर्देश दिया गया। और यह उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए क्रीमी लेयर का प्रयोग नहीं होता। इसे आप चाहें तो इलेक्शन का वो मान लीजिए या कुछ भी, पर यह चीज़ कहीं भी प्रयोग में नहीं है। अब आ जाते हैं आरक्षण की सीमाओं पर। संविधान के अनुच्छेद 335 में यह उल्लिखित है कि अनुसूचित जातियों जनजातियों को आरक्षण प्रदान करते समय सरकारी सेवाओं की कुशलता को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय ने के इंदिरा साहनीवाद में यह कहा गया कि आरक्षण की यात्रा प्रत्येक वर्ष की नियुक्तियों को 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अतः अपर्याप्त समाज में असंख्या के अनुसार निर्धारित नहीं होगी, बल्कि सेवाओं में प्रतिनिधित्व के अनुसार तय होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर सही लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।